तो मैं हूँ राकेश, आप सबका मेडिकल एडमिशन काउंसलर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स किस तरीके से आप कर सकते हैं और आप मेडिकल के क्षेत्र में किस तरीके से अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे उलझन में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बहुत ही कम आया और अपने बिहार की बात करें तो सिर्फ 85,000 के अराउंड बच्चे ही नीट क्वालिफाई कर पाए। अब उनमें से भी जो 90% बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाएगी। तो हमने सोचा कि चलो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ताकि जो बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। अब बात और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ही नीट 2025 का रिजल्ट आया तो आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही एग्रेसिव हो गए। अब बचपन में आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे थे तब हमारे माता-पिता जब हमारे मार्क्स कम आते थे, तब बस थोड़ा-सा डाँट के या हमारे कान मरोड़ के हमें समझाते थे कि बेटा और अच्छे से पढ़ो। लेकिन अब समय बदल गया और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पेरेंट्स कभी-कभी बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। और एक शॉकिंग न्यूज़ आई थी महाराष्ट्र से, आप सबने आई होप कि देखा सुना होगा कि एक जो पिता थे उन्होंने अपने बच्चे को पीट-पीट के मार डाला। वो भी बस इसलिए कि वो 12वीं के साथ-साथ नीट क्वालीफाई नहीं कर पाई। उसके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे नीट में, इसलिए। और जबकि वो पिता पढ़े लिखे थे, हेड मास्टर हैं। तो ये सब चीज़ें एज़ ए पेरेंट्स आपको समझनी चाहिए कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इस बार हार्ड था और इसलिए बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम आए। तो ज़रूरत है अभी आप उनका साथ दीजिए और उनकी हौसला अफ़जाई कीजिए। फिर भी अगर आपके बच्चे इस बार नहीं कर पाए तो उनको हौसला अफ़जाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चों का ये सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप हो जाता है, तो बच्चे परेशान होते हैं। अब उन बच्चों की मन की बात कि उनको क्या करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 200 से 300 रेंज में, 300 से 400 रेंज वाले बच्चे, 400 से 500 रेंज वाले बच्चे, उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिल पा रही है। वो उनके मन में एक दुविधा चल रही है कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन को, जो उनके मन की बात है, उनको ही मैं समझने का प्रयास करता हूँ और उनको थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँगा कि उनको क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपका 4th-5th बार आपका ड्रॉप हो चुका है और आपके मार्क्स अभी भी 200 से 300 के रेंज में हैं, तब आपको, अगर आप सक्षम हैं तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की तरफ देखना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तब आप मेडिकल करियर के दूसरे क्षेत्र को ऑप्शन बना सकते हैं। आप बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हैं और लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत सारी डिमांड होती है। और अगर आपके मार्क्स 300 से 400 के रेंज में आ रहा है तब तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वो बी फार्मा, डी फार्मा और लैब टेक्नीशियंस, इसके अलावा अगर आप बीएचएमएस करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका रेंज 400 से 500 मार्क्स है, तब आपको हो सकता है कि आप
आपकी इच्छा हो तो आप बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी डॉक्टर बन के मेडिकल क्षेत्र में अपनी जो कैरियर है वो बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप था, सेकेंड ड्रॉप था, या आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, तब स्ट्रोंगर होके आइए, आप 2026 का एग्ज़ाम दीजिए। अब आगे कि मन की बात में ही कि मैं आपने अगर सोच लिया कि नहीं, मुझे तो मेडिकल क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और चूँकि मेरा ये थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप था, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो जो मैंने अपना वीडियो बनाया था एक कि वेटनरी डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर या आयुष कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है, उसको आप देख सकते हैं। इन सब कोर्स के बारे में मैंने उस वीडियो में विस्तार से बता रखा है। अब उसके बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स वीडियो को पूरा नहीं देखते और स्किप करके देख लेते हैं और बाद में हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके ढेर सारी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मैं अपने वीडियो में बहुत सारी बातें वो बता जाता हूँ बीच-बीच में जो नॉर्मली पेड काउंसलिंग में बताई जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। चलिए अब आगे। अब बीडीएस काउंसलिंग की बात। बीडीएस काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि इसकी काउंसलिंग कैसी होती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा प्रोस्पेक्ट देना चाहूँगा कि आप बीडीएस डॉक्टर बन के एज ए डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं अपना। और आपने देखा होगा कि डेंटल डॉक्टर की भी बहुत डिमांड है क्षेत्र में। एंड हो सकता अगर आप चाहें तो एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर भी लग सकते हैं। ये आपके टोटल जो आपकी योग्यता है, आपकी जो परिश्रम है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के बीडीएस डॉक्टर बन पाते हैं। और इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी खासी डिमांड है और तरह-तरह के जो इसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी कैरियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब जो अपने देश में जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेज हैं, वो करीब-करीब 60 हैं। जब मैं डाटा अपने चेक कर रहा था तो उसमें पता चला कि लगभग 60 कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज आने वाले हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं वो हैं 263। अब गवर्नमेंट सीट 3,958 है, 3958। और जो प्राइवेट की सीट है वो लगभग 23,000 सीटें प्राइवेट की अवेलेबल है डेंटल कॉलेजेस में। और अपने बिहार की बात करें तो बिहार में जैसा आप सब जानते होंगे, बिहार में अपने 2 सरकारी डेंटल कॉलेज हैं और उनमें जो सीट है वो 115 है, 115 सीट अवेलेबल हैं। और प्राइवेट डेंटल कॉलेज जो हैं अपने बिहार में वो 3 हैं और उसमें जो सीट्स हैं वो 165 है। अब अपने बिहार के जो डेंटल कॉलेज है, पटना डेंटल कॉलेज पटना, जो पीएमसीएच से पहले पड़ता है, उसके अंदर 30 गवर्नमेंट की सीटें हैं। और एक दूसरा जो डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट जो बिहार में, वो है जीडीसी रहुई नालंदा। जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है रहुई नालंदा में, वहाँ पे 85 सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की। तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप डेंटल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। प्राइवेट डेंटल कॉलेज की बात करें तो अपने बिहार में 3 हैं। एक तो है बुद्धा इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल जो कंकरबाग पटना में है, उसमें 100 सीट्स अवेलेबल है। और मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज जो दरभंगा में है, उसमें 25 सीट्स अवेलेबल हैं। और एक है सरजू डेंटल कॉलेज जो लहरियासराय दरभंगा में ही है, उसमें 40 सीटें अवेलेबल हैं आपके एडमिशन के लिए। तो आप इनमें एडमिशन लेके अपना कैरियर इसमें आगे बना सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर इनकी फ़ी क्या होती है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की? तो जो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल जो कंकरबाग पटना में है, उसमें अप्रॉक्स 5 लाख की फ़ी लगती है टोटल कोर्स की। और जो मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज है दरभंगा में, उसमें 2.82 लैक्स प्लस हॉस्टल चार्जेस प्लस मेस चार्जेस एंड सम एक्स्ट्रा चार्जेस लग के टोटल अराउंड 5 to 6 लाख हो जाता है। और एक और है सरजुग डेंटल कॉलेज जो लहरियासराय दरभंगा में है, उसमें अराउंड 14 लैक्स की फ़ी लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको एकोमोडेशन मिलता है वो एसी एकोमोडेशन होता है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है। अब
इतनी सारी बातें मैंने बता दी, तो आपके मन में सवाल होंगे कि सर इसकी जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है? तो काउंसलिंग का 2 तरीका था। अपने बिहार की काउंसलिंग के लिए मैंने जो अपने पहले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग कैसे होती है, उस उसी दौरान जब बीसीईसी बोर्ड अपना प्रोस्पेक्टस निकालेगा, तो उसी दौरान जब काउंसलिंग एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए होगी, तो साथ में डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग होगी। तो आप उस समय अपने जो प्रेफ़रेंस लिस्ट है उसमें डेंटल कॉलेज को प्रेफ़र कर सकते हैं। अब अब बात जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो बीडीएस की काउंसलिंग कैसे होती है सर? तो जब एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए प्रोस्पेक्टस निकलेंगे, उसी समय उसी प्रोस्पेक्टस में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग दोनों के बारे में पूरी डिटेल रहती है कि कब इसकी काउंसलिंग होगी और किस तरीके से कौन-कौन कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो कमोबेश जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आएगी। अब इसमें भी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो राउंड 1, राउंड 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राउंड 3 और इस तरीके से ये स्ट्रे राउंड तक जाती है अगर सीटें बच जाती हैं। तो आप बीडीएस में काउंसलिंग अपना करवा सकते हैं और जो देश के अच्छे बीडीएस कॉलेजेज हैं उसमें एडमिशन लेके अपना करियर आगे बना सकते हैं। अब स्ट्रे राउंड में जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे राउंड, इनमें क्या होता है, कैसे पेपर वर्क करना होता है, किस तरीके से स्मार्ट काउंसलिंग करनी चाहिए, ये सब बातें मैं नेक्स्ट अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है उसके बारे में कॉन्स्टेंट रहना चाहता हूँ। अब बातें की सर, सब कुछ तो बता दिया, लेकिन जो बीडीएस में है, बीडीएस है उसमें मैं किस तरीके से एडमिशन मतलब ले सकता हूँ और कितना मेरा रैंक आया है एआईआर की, उसके आधार पे मैं चूज कर सकूँ कि मुझे बीडीएस कोर्स मिल सकता है और बीडीएस जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन हो सकता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि जो ऑल इंडिया कोटा की बीडीएस सीटें थी लास्ट ईयर की 2024 की, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ था वो 92,000 तक गया था। मतलब 92,000 एयर तक वाले बच्चे को बीडीएस कॉलेज में एडमिशन ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मिल गया था। और चूंकि इस साल सीटें बढ़ने की संभावना है और कुछ नए कॉलेज भी आ सकते हैं, तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि अगर आपका रैंक समवेयर 95,000 तक है और आप ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपको बीडीएस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर 1.48 लैक्स रैंक पे जो बच्चे थे ओबीसी कैटेगरी के, उनको बीडीएस कोर्स में एडमिशन मिल गया था। एंड जो इस साल की एक्सपेक्टेशन है वो समवेयर अराउंड 1.5 लैक्स है। 1.5 लाख रैंक तक के बच्चों को बीडीएस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर 1.78 लैक्स रैंक तक के बच्चे को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे उनको वो सीटें मिल गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा जो आप रेड कलर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्ट्रे राउंड में एक बच्चा था ईडब्ल्यूएस का, उसे समवेयर अराउंड 5 लाख रैंक पे बीडीएस कोर्स मिल गया था। अब आप मानेंगे इस बात को? इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है और इसमें आप जो काउंसलर हैं उसकी मदद ले सकते हैं, या आपको सब कुछ ज्ञान है तो आप उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी एससी की बात करें तो 4.45 लैक्स पे लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था बीडीएस की, और एसटी की बात करें तो 4.75 लैक्स रैंक पे उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। अब कुछ बच्चे जो मैसेज करके हमसे पूछते हैं, कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि जब मैं उनको ऑप्शन देता हूँ वो बोलते हैं कि सर मेरा 4th ड्रॉप था, 5th ड्रॉप था, अब मुझे क्या करना चाहिए?
तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर कर सकते हो या दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो। तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग तो सीयूटी के थ्रू होता है, आप तो बोल रहे हैं कि नीट के आधार पे होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं। मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स भी नीट यूजी के रैंक के आधार पे कर सकते हैं और आप ड्रास्टिकली देखेंगे कि जो इसकी कट ऑफ जाती है वो बहुत ही हाई जाती है, क्योंकि जो अपने इंडिया के जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो जिसके अंदर ये कॉलेजेज आते हैं, जिसके अंदर ये बीएससी नर्सिंग की कोर्स आती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जैसे हमारे एम्स हुए, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और जैसे बिहार में पीएमसीएच हुआ या एनएमसीएच हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो सेंट्रल के अंदर जो कॉलेजेस हैं, उसकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाती है। और वो काउंसलिंग की शेड्यूल कब निकलता है? जब नॉर्मल एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होती है, उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग का भी प्रोस्पेक्टस आता है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। तो नर्सिंग करने में आपको एक तो है कि आप जो डिफेंस फोर्सेस है उनमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है, एमएनएस, उसमें ले सकते हैं। हालांकि उसकी जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो अलग होती है, और उसके बारे में मैं कभी और दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और आप चाहें तो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेज हैं नर्सिंग की, उसमें जाके आप बीएससी नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड, एमसीसी इसकी काउंसलिंग करवाता है। और अगर आप पढ़ पाएँ तो द रूल्स फॉर कंडक्शन ऑफ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग विल बी सेम एज बीडीएस काउंसलिंग। जिस तरीके से बीडीएस की काउंसलिंग होती है, उस तरीके से ही बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी। और ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन नीट यूजी। अब आपने देख लिया, अब आपको प्रूफ मिल गया। तो बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट थे कि वो नीट यूजी रैंक के आधार पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते हैं, आशा करता हूँ कि उनके मन की जो शंका थी वो दूर करने में मैं सफल हो पाऊंगा। अब बीएससी नर्सिंग अगर आप डिसाइड करते हैं तो उसमें भी करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के बाद, या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड सदा बनी रहती है, और आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो बीएससी नर्सिंग की जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज थी, ऑल इंडिया कट ऑफ लास्ट ईयर की 2024 की, जो टॉप नर्सिंग कॉलेजेज हैं उनको आप देख पाएंगे। तो जो नॉर्थ दिल्ली एमसीएमसी न्यू दिल्ली में जो कॉलेज है, उसकी कट ऑफ गई थी, मैं एआईआर की बात कर रहा हूँ, 35,375। 35,375 पे जो बच्चा था उसने बीएससी नर्सिंग कोर्स का एडमिशन लिया था। टॉलरेंस नाइटिंगेल जो दिल्ली में है, उसमें कट ऑफ गई थी 77,977। बीएचयू बनारसी वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 56,838 इसकी कट ऑफ गई थी। VMMC भगवान महावीर जो मेडिकल कॉलेज है नई दिल्ली में, उसमें कट ऑफ गई थी 78,724। एंड भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल में 63,193। और इस तरीके से देखते हैं आप, कस्तूरबा हॉस्पिटल दिल्ली में 85,299। तो और संत स्टीफंस दिल्ली में 91,000 रैंक तक वाले बच्चे को लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिला था। तो अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समवेयर अराउंड आपका रैंक अगर 1 लाख तक है, 1 लाख रैंक तक है, तो आपको इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। अब हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि अगर आप खुद से काउंसलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए प्रणाम, सादर आभार, जय बिहार।